अभी तो ये शुरुआत मात्र है। फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोबल जरूर बढ़ता है और काम करने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। बिहार क्या हमेशा पिछड़ा ही राज्यों में रहेगा? क्या बिहार विकसित राज्यों के बराबरी में कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलेगा? हमारा बिहार जो है वो समृद्ध, विकसित और विकासशील बिहार की ओर अग्रसर करे। आज हमारे साथ हैं खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा जी। इससे पहले आपकी मुलाकात इनसे हो चुकी है हमारे ही साइट पे। अब जब ये सांसद बन के वहां बैठ चुके हैं और रेल मंत्री से अपने क्षेत्र के लिए सबसे पहले रेलवे का राजधानी के रोकने की एक 2 मिनट की वो ले ली है परमिशन, उसके बाद इनका जो है ना जज्बा बहुत आगे आ चुका है। और क्या क्या चीजें रह गई हैं करने के लिए? अभी तो बहुत बाकी है। अभी तो ये शुरुआत मात्र है और मुझे लगता है कि जब शुरुआत में आपके द्वारा किए गए निर्णयों को एक सकारात्मक उस पर निर्णय सरकार की तरफ से मिलता है तो एज अ फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोबल जरूर बढ़ता है और काम करने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। तो मैं धन्यवाद देता हूं इसके लिए हमारे आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, जिन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए खगड़िया मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मानसी में राजधानी को रोकने की स्वीकृति दी। हम लोगों ने हरा झंडा दिखा के राजधानी को वहाँ रोका। लोगों के अंदर बड़ा उत्साह था क्योंकि लोगों को राजधानी के माध्यम से दिल्ली तक आने और दिल्ली से अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जाना। मैं इनफैक्ट मैं खुद भी जो है राजधानी से ही अभी सत्र के बाद जाने वाला हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो मेरे लिए सुखद अनुभव है। बजट सेशन था, आप 2 मिनट बोलते हुए भी नजर आए सदन में। आपको क्या लग रहा है, कहीं निराशा है विशेष राज्य का दर्जा ना दिए जाने की, या विशेष पैकेज से ही आप लोग खुश हो गए? देखिए, नीति आयोग में कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है। कुछ टेक्निकल रीजंस है जिन कारणों से विशेष राज्य के दर्जे में अड़चने आ रही हैं। फिर भी हमारे नेता ने इस बात को बहुत मजबूती से, चिराग पासवान जी ने इस बात को बहुत मजबूती से सभी वरिष्ठ एनडीए के जो नेतागण हैं उनके बीच रखा कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे को मिलने में अड़चने आ रही है तब तक हम लोग को कम से कम विशेष पैकेज मिलना चाहिए। एट द एंड विशेष राज्य के दर्जे के पीछे की मनसा ये है कि हमें एक बड़ा पैकेज, विशेष पैकेज, एक बड़ा फाइनेंशियल अमाउंट मिले ताकि हम लोग अपने बिहार के चौमुखी विकास को सुनिश्चित कर सकें। और इसको ध्यान में रखते हुए विशेष पैकेज के रूप में लगभग 60,000 करोड़ के आसपास का एक बड़ा पैकेज हम लोगों को मिला है। और कल ही रेल मंत्री जी ने भी लगभग बिहार के लिए 10,000 करोड़ के आसपास का पैकेज देने का काम किया है। तो लगभग 70-75,000 करोड़ का पैकेज बिहार को मिलना बिल्कुल बिहार के लिए गौरव का क्षण है और हम लोग सब बहुत उत्साहित हैं इस चीज को लेकर। क्या ये चुनावी दांव कहा जा सकता है राजेश? देखिए, मुझे लगता है कि इस बात को बहुत, जिस तरीके से विपक्ष भी इस बात को कह रहा है, और मुझे तकलीफ इस बात की है कि जहां विपक्ष के लोग इस बात को कह रहे हैं वहां बिहार के भी जो विपक्ष के साथी हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ये जो बजट है वो बिहार और आंध्रा का बजट है सिर्फ। जबकि उनको इस बात को समझने की जरूरत है कि बिहार क्या हमेशा पिछड़े राज्यों में रहेगा? क्या बिहार विकसित राज्यों के बराबरी में कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलेगा? क्या यदि कोई बच्चा कमजोर है तो ये माँ बाप की जवाबदेही, जिम्मेदारी नहीं है कि उसको भी उसके साथ लेकर चले? तो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखते हैं तो बाकी जो मेट्रो सिटीज हैं उससे बिहार लगभग 20 साल पीछे चल रहा है। तो 20 साल के इस बड़े गैप को भरने के लिए हम लोग को आर्थिक मदद की जरूरत है और स्किल्ड और टैलेंट में बिहार में कोई कमी नहीं है। अगर हम अच्छे विद्यालय, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देंगे, अच्छी फैसिलिटी देंगे तो इंडस्ट्रीज भी आएंगी, जॉब्स भी मिलेंगी। अच्छे टैलेंटेड जो बच्चे आज बाहर जाकर पढ़कर यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियरिंग, डॉक्टर क्वालिफाई कर रहे हैं, बन रहे हैं, वो सब बिहार में होगा। तो इस बात को समझे वक्त है कि बिहार से बाहर जो हमारे बिहार के लोग काम कर रहे हैं उनको वक्त है आगामी 10 सालों में बिहार में इतनी संभावनाएं पैदा करने का कि धीरे धीरे हम लोग बिहार की ओर वापस आए। हमारा बिहार जो है वो समृद्ध, विकसित और विकासशील बिहार की ओर अग्रसर करे हो। लेकिन जब नीतीश कुमार आए थे तो लॉ एंड ऑर्डर सुधरा था तो बहुत सारे बिहारी वापस गए थे। उन्होंने कुछ बिजनेस शुरू किया था, उसके बाद फिर वापसी की ओर वो जहां से आए थे वहां जाने लग गए। आपको लग रहा है कि ये पैकेज 10 साल अभी और समय है बिहार के पास कि वो विकसित हो पाए? और सरकार इतना बड़ा पैकेज तो दे दिया है, क्या आपको लग रहा है कि वो इतनी तेजी से काम हो भी पाएगा? नहीं, वही जरूरत है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की। और हमको लगता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार ही सदन में खड़े होकर इस बात को कहा कि तीसरा कार्यकाल और 3 गुना ज्यादा रफ्तार से हम काम सुनिश्चित करेंगे। और वो देखने को भी मिला। जिस तरीके से हम जिस विभाग में जा रहे हैं उस विभाग के मंत्री इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। विद इन 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते में आपको उस काम से रिलेटेड एक सकारात्मक पहल नजर आता है। तो मुझे लगता है कि ये सकारात्मक पहल, ये फॉलोअप, ये मॉनिटरिंग करना इस बात को दर्शाता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी पूरे फॉर्म में हैं और वो चाहते हैं कि जितने भी हमारे एनडीए अलायंस पार्टनर के स्टेट हैं वो सारे स्टेट डेवलप्ड स्टेट हो और उसके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा फंड की आवश्यकता है
साथ की आवश्यकता है वो उसको देने के लिए भी तैयार है। तो बिल्कुल समय विकास के कार्यों को धरातल पर उतारने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन जितनी जल्दी हम नींव को रखने का काम करें, उतनी ही जल्दी हम लोग जो है पूरे ढांचे और स्ट्रक्चर को खड़ा होता हुआ देख पाएँगे। तो मुझे लगता है कि 10 साल के बाद ही सही, लेकिन कम से कम 10 साल के बाद ये संभावनाएँ तो पैदा हो जाएँगी, 10 साल के बाद हमारी जनरेशन के लोग जो हैं वो बाहर नहीं जाएँ, वो यहीं पर उनको रोज़गार उत्पन्न हो जाए। हर एक नेता 100 डेज का एजेंडा लेके चल रहा है। मोदी सरकार के आने के बाद कुछ ज़्यादा ही हो गया है ये कि 100 दिन में हम क्या कर रहे हैं और 2 साल में हमारा क्या एजेंडा होगा और 5 साल में हमारा एजेंडा क्या होगा। आपका 100 डेज के एजेंडे में आप कहाँ तक आपको लग रहा है दूसरा महीना शुरू हो चुका है और आप कहाँ तक अपने आप को देख पा रहे हैं? मेरे 100 दिन के अगर एजेंडों की बात आप करेंगे तो मैं चाहूँगा कि लगभग 100 के आसपास रोड का मैं टेंडर कराने में सफल हो पाऊँ। कम से कम 2 से 3 रेल विभाग के काम को करा पाऊँ। कम से कम 100 ऐसे परिवार जो परिवार बेघर हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, वैसे परिवारों को ज़मीन सरकार की योजनाओं के तहत दिला पाऊँ। जो जिनके पास ज़मीन है उनको 100 घरों को कम से कम घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको स्वीकृति दिलाकर उस पर काम करा पाऊँ। साथ ही साथ चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड काम हो, चाहे रेल से रिलेटेड काम हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ लोगों को सुनिश्चित हो सके, हम लोग की प्राथमिकताओं में से एक है। हम लोग उस पर तो काम करेंगे, साथ में मेरे 100 दिन के एजेंडे में ये भी ज़रूर रहेगा कि किस तरीके से हम लोग अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं की बात सदन में मजबूती से रखने का काम करें, ताकि सरकार का उस ओर एक सकारात्मक रुझान हो। और मेरे यदि 100 दिन की बात करें, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जो कि फ्लड से हमेशा घिरी हुई रहने वाली है अभी, और ये बाढ़ का वक्त भी है। तो हमको लगता है कि अभी मेरी 100 दिन की प्राथमिकताओं में यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर बाढ़ की जो चपेट में आ गए हैं या आने वाले हैं, उनमें से ज़्यादा लोगों को हम लोग कितना उनको मदद हम लोग कर पाएँ, उनको कितना हम लोग सुरक्षित कर पाएँ और कितनी कम से कम उनको कठिनाइयाँ हो, परेशानियाँ हो, वो सुनिश्चित कर पाएँ। कटाव को कैसे हम लोग रोक पाएँ, ये तमाम मेरी प्राथमिकताओं में अभी ज़रूर है। तो ये थे हमारे साथ खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा जी। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए डीएनए डिजिटल से।